हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था 3.1 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और उनके बेसिस पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था। और अगर आप पहले आप वो वीडियोस देखो जिससे कि आपको जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, आपको एक्सरसाइज 3.2 में कंप्लीट यूजेस होगा, इसीलिए मैं आपसे अगेन रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखो, उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर देखो, जिससे कि आपको इंटायर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 को आज कंप्लीट कवर करेंगे हम लोग, है ना। ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकल मेथड। तो अब यहां पे देखो कह रहा है आपको कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये जो हमें फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दिया है इसमें कह रहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकल मेथड, मतलब हमें इनका सॉल्यूशंस किस मेथड से निकालना है, ग्राफिकल मेथड से। तो मेथड बच्चों मैंने लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स का जो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक ज्योमेट्रिकल मेथड था जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, और एक अलजेब्रिक मेथड है। तो उसके भी तीन कंडीशन मैंने बताया था, ग्राफिकल के भी तीन कंडीशन बताया था। राइट, चलिए तो अब यहां पे देखते हैं पहला प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है आपसे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। अच्छा, मतलब 10 स्टूडेंट है जो मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया या फिर भाग लिया, जो भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या है देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब क्या कह रहे हैं बच्चों, अगर गर्ल्स x है तो बॉयज अगर x है तो उससे 4 अधिक गर्ल्स हो जा रही है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने गर्ल्स और कितने बॉयज मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया या उनके पार्ट रहे। समझ रहे बात को? चलिए, तो हमें तो पता नहीं कि कितने गर्ल्स हैं और कितनी बॉयज हैं, तो हम उनको लेट कर लेंगे। तो चलिए कंडीशन बना करके लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं बच्चों, हमको तो पता नहीं, तो x ले लेते हैं। एंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा y। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, दो कंडीशंस आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें दिया हुआ रहता है। तो वो कंडीशन को आपको पता करना पड़ेगा जब क्वेश्चन को रीड करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन को रीड करने से क्या पता चल रहा है, देखो 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। यहां से देखो एक केस है, ये केस फर्स्ट हो गया। यहां से आपके एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल बन जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहां से दूसरा केस बन गया। तो समझ में आ गया, दो केस है। इसीलिए आपको इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना वहां पे दो आपको इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट दिया ही रहेगा, या आप दो केस कह सकते, केस फर्स्ट केस सेकेंड। समझ आया कि नहीं, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट, तो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या है बच्चों, x 10 स्टूडेंट है तो x प्लस y इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल बच्चे तो 10 ही है, तो और गर्ल्स और बॉयज मिलके 10 होगा ऑब्वियसली, तो x प्लस वाई 10 आ जाएगा। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दैट, तो x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 4 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो y को इस साइड लेकर के आप आओगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 4।
और ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड्स। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहे, दोनों इक्वेशन पता चल गया। केस फर्स्ट से पहला इक्वेशन पता चला और केस सेकंड, आप यहाँ पे चाहो तो केस सेकंड लिख दीजिए जिसे समझ आ जाएगा आपको। सेकंड केस हमने लिख दिया, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, मतलब कह रहे हैं जितना बॉयज होगा उससे ज्यादा 4 अधिक लड़कियां होगी, क्योंकि कह रहे हैं ना क्वेश्चन में 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर बॉयज 1 होता है तो गर्ल्स उससे 4 ज्यादा होगा, मतलब 5 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये कंडीशन लिखा और यहाँ पे प्लस था, उससे लेकर के जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इस दोनों प्रॉब्लम को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या भी रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कितनी गर्ल्स और कितनी बॉयज क्विज में, मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया था। तो सॉल्व कीजिए। चलो अब इन दोनों को यहां मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। x प्लस वाई इक्वल्स क्या हो गया 10 और x माइनस वाई इक्वल क्या हो गया बच्चों 4। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों कोई चेंज करने का झंझट ही नहीं है, क्योंकि y दोनों एक प्लस है एक माइनस है, दोनों इक्वल्स है। तो x क्या हो जाएगा 2x इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 14। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 7, तो x की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो x के जगह पे आप 7 पुट करोगे और ये 7 उठा के इधर लाओगे तो 10 माइनस 7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 3। आप चाहो तो ऐसे लिख दो 10 माइनस 7 इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। तो अब देखो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज आपको पता चल गया एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गया कि कितने क्विज में भाग लिया था। तो 7 के x हमने किसको लिया था गर्ल्स को, तो गर्ल्स बच्चों टोटल 7 थे और बॉयज कितने थे, बॉयज जो है बच्चों 3 थे और दोनों मिला के देखो 10 आ गया। तो 10 तो क्वेश्चन में भी कह रहा था, इट मींस हमारा आंसर सही है। अब समझिए अब क्या है, देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड। अब इसको बच्चों आपको ग्राफ बना के भी दिखाना है, ग्राफ बना के भी सॉल्व करना है। तो ग्राफ के लिए आपको पता है क्या करना होता है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं दोनों इक्वेशंस के और फिर उनको ग्राफ पे पुट करना पड़ता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है बच्चों 10। तो आप इनको एक फॉर्म एक साइड कर लो, तो ये बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये मैंने निकाल दिया कुछ इस तरीके से, x और y ले लिया, बॉक्स बना दिया। अब देखो y की जगह पे अगर आप बच्चों 0 पुट करोगे, है ना, यहां y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो छोटा वैल्यू भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो हमने यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लेते हैं बच्चों 5 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। और एक वैल्यू तो हमें जीरोस वाला ले लेते हैं जो हमने अभी निकाला है। तो y की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये 3 जीरोस आपको पता चल गया, राइट। ठीक है, अब आप क्या करें, इस इक्वेशन के लीजिए। तो देखो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई ले लो। अब आप इसके बाद इस तरह के इसका क्या कर दो, बॉक्स बना लो। ठीक है, इसमें एटलीस्ट बच्चों 2 तो कम से कम निकालना होता है, बाकी आप चाहो तो ज्यादा भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक भी सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होते हैं, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में समझ में आया था। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा, x का 4 आ गया। अब y की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x इसका कितना हो जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। और y की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो देखो ये वैल्यू पता चल गया। अब इससे क्या करेंगे आप, ये 2 वैल्यूज आपको पता चल गया, इसके हेल्प से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना आपको अच्छे से आता है, ग्राफ पेपर लीजिए और ग्राफ पेपर पे लेने के बाद फिर इनको सॉल्व कीजिए, राइट। चलो मैं आपको जो बच्चों रफली आपको यहाँ पे बताता हूं, आप यहाँ पे देखिए और इस फॉर्म को ऐसे ही आप ग्राफ पेपर पे करना। मैं यहाँ पे रफ एस्टिमेट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो हो सकता है कि एक वैल्यू इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए, बट आप ग्राफ पेपर के हेल्प से करना। मैं आपको इनका प्रॉपर वे बता देता हूं कैसे करना है। ये आपका y एक्सिस हो जाएगा और ये जो है बच्चों x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से ग्राफ पे आप रिप्रेजेंटेशन करना और ग्राफ पेपर की प्रैक्टिस तो जरूर करके जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए ये आ गया आपका, ये बच्चों हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, y डैश लिख दो, कभी कभी डैश लिख रहा था या माइनस लिख दो। अब देखो ये वैल्यू जो लेते हैं ना, अभी तो हम रैंडमली ले रहे हैं, आप ग्राफ पे स्केल से मेजर करके इक्वल में लेना, ठीक है ना। चलो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों, जितना लेना चाहो ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 ये भी इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेंशन कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जितना लेना है आप ले लीजिए। माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, इस तरीके से वैल्यूज चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें वैल्यू क्या चेक करना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ रफली। ये आप ग्राफ पेपर पे जो मैंने वैल्यूज बनाया उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे करना है। अगर मान लो हमारे पास क्या दे देता है 2 और 3 दे देता है, ये 9th में ही आपने पढ़ा होगा। तो x एक्सिस पे हमें 2 जाना होता है, y पे 3 जाना होता है, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है वो हमारा कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो x पे कितना जाना है बच्चों, ओरिजिन से हमें जाना है 2 पे, ठीक है। और y पे कितने जाना है, 3 जाना है। तो ये हो गया हमारा। चलो मैं कलर चेंज करता हूं जिससे कि आप समझ पाओगे। देखो x पे हमने 2 आ गया, ठीक है, और y पे कितना जाना है, 3 जाना है। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ 3। तो बच्चों देखो ये जो है ना ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा, ऐसे ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना ये आपका 2 और 3 बनता है। समझ रहे बात को। अब जैसे एक कोऑर्डिनेट में और आपको लेके दिखाता हूं, जैसे 3 ले लिया बच्चों और हमने 5 ले लिया, 5 है हमारे पास, यस 5 स्पेस है, तो 3 और 5 ले लिया। तो x पे हमें 3 जाना है, चलिए 3 जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे, राइट। चलो ये ले लिया। अब देखो x पे 3 जाओ, तो हमने 3 आ गया सर, ये आ गया, और y पे 5 जाना है, 5 चलेगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको आप इस तरीके से लेके जाते हैं और ये इस तरीके से जाता है, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट बना। तो ये क्या बन गया, 3 और 5 बन गया। समझ रहे बात को। तो अब आप यहां से ग्राफ ड्रॉ कर सकते कुछ इस तरीके से, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ये देखना है कि पहले x पे जाते हैं, फिर y पे, और x का ऊपर जाता है, x का इस तरीके से आता है, फिर वो कट जाता है। ऐसे ही आपको करने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको ग्राफ पेपर पे जो मैंने अभी आपको बताया है इस कोऑर्डिनेट को लेकर के, जैसे y पे 0 जाएंगे, x पे 10 जाएंगे, और ग्राफ पेपर पे करेंगे ना तो एग्जैक्टली वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो। इसीलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप ग्राफ पेपर लेना और ग्राफ पेपर पे ये वैल्यू को पुट करके फिर आप सॉल्व करना, एग्जैक्टली आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्या है पहला कोऑर्डिनेट, 0 और 10 लेना है। y पे 0 जाओगे, x पे 10 जाओगे, y पे 5 जाओगे, x पे 5 जाओगे, y पे 3 जाओगे और x पे 7 जाओगे। सेम आपका ये वाला इक्वेशन है, और इसका जो ग्राफ आएगा उस पे ये मेंशन जरूर कर देना, ये इक्वेशन मेंशन कर देना, और इस पॉइंट के जो ग्राफ बनेंगे उसका ये मेंशन कर देना। तो आई होप समझ में आया। आप ग्राफ पेपर पे पुट करके कर लेंगे, और अगर आपसे बच्चों नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो फिर मैं आपको एक सेपरेट ग्राफ का अलग से एक वीडियोस बना दूंगा, और वहां पे मैं पुट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको पुट करना है, और यही आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशंस। ग्राफिकल मतलब सेम बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखो कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एट 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन
टुगेदर कोस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स एंड दैट ऑफ 1। अच्छा, तो हमें क्या कह रहा है कि आप 1 पेंसिल का और 1 पेन का कोस्ट बताइए। ठीक है, तो देखो यहां पे भी आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 कंडीशन दिया जाता है और दोनों कंडीशन से आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये है आपका और दूसरा कंडीशन ये आपको यहां से लेके यहां तक दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लेट करना है। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का जो कोस्ट है उसको हम लोग x ले लेते हैं एंड कोस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो कोस्ट है बच्चों उसको हम लोग y ले लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, केस फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, तो क्या होगा 5x, ठीक है, और 7y इक्वल्स टू क्या हो गया 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन देखो क्या रहा है, 7 पेंसिल है तो क्या होगा 7x प्लस 5y इक्वल क्या हो गया 46 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास इक्वेशंस तो बन गया। अब हमें एक पेन का और एक पेंसिल का कोस्ट बताना है, तो इनको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए। देखो आपको सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक तो हमने ज्योमेट्रिकल मेथड बताया था और दूसरा जो है अलजेब्रिक मेथड बताया था। तो 2 मेथड आपने देखा था, तो उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमें x को कट करना है, आप चाहो तो y को भी कट कर सकते हो या x को जो आपको इजी लगे वो कट कर दो। तो जब x कब कटेगा बच्चों, जब दोनों बराबर होगा, है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो ये 7 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, इस 5 से पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो 7 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 35x हो जाएगा। ठीक है, इससे करो तो 7 7 से क्या हो गया 49y हो जाएगा। ठीक है, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पंचे 35, 350 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 5 से पूरे में मल्टीप्लाई करो, इससे करोगे तो 35x आ जाएगा और 5 5 जा 25y हो जाएगा। और इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी कितना आया 3, 5 4 जा 20 और 20 प्लस 3 कितना आ जाएगा 23, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जब प्लस होता है तो हम माइनस कर देते हैं और माइनस होता है तो प्लस करते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 49 में से 25 लेस होगा तो क्या होगा 24 आ जाएगा, 24y आ जाएगा। अब आप यहां पे देखिए 350 में से 230 अगर आप लेस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा 1, तो 120 आया। तो अब क्या करेंगे इसके साथ, देखो y के साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए y इक्वल्स टू हो जाएगा 120 अपॉन में क्या हो गया 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 5 जा कितना होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए या फिर आप डिवाइड करके देखिए कितने टाइम्स में कटता है। तो 20 पंचे 100 होता है बच्चों, तो सिंपल 5 होगा 20, 5 से कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया 5 निकल के आ गया, y की वैल्यू 5 आ गया। अब ये वैल्यू क्या करो, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, जिससे आपको x की भी वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो चलो x की वैल्यू पता कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। किसमें पुट कर ले, चलो इसी में पुट कर लेते हैं या फिर इसमें पुट कर लो, जिसमें बोलो आप उसमें पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर लेते हैं पहला में ही बच्चों। तो देखो 5x है प्लस
7y इक्वल्स टू क्या है 50 है आपके पास, ठीक है, तो हमने 50 लिख दिया। अब देखो y की जगह पे क्या पुट करना है 5 पुट करना है, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल क्या हो गया 50। तो अब आप क्या करो 5x इक्वल्स टू 7 5 35 और इसको उस तरफ लेकर के जाओगे तो 50 माइनस 35 कितना आ जाएगा 15 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 15 अपॉन में ये 15 है 15 अपॉन में 5, तो 15 अपॉन में 5 क्या हो गया 3। तो जो x की वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आ गया 3 आ गया, और y की वैल्यू क्या निकल के आया y की वैल्यू क्या निकल के आया बच्चों 5 निकल के आया। तो हमें देखो क्या पूछ रहा था कि 1 पेंसिल का कॉस्ट बताओ और 1 पेन का कॉस्ट बताओ। तो अब यहाँ पे देखो हमने एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज लिया था और 1 पेन का जो कॉस्ट हमने y रुपीज लिया था। तो जो x आया हमारा वो पेंसिल का कॉस्ट आया, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हुआ 3 रुपीज हुआ, और एक पेन का जो कॉस्ट हमने y लिया था तो y की वैल्यू कितना आया 5 आया। तो एक पेंसिल का कॉस्ट पता चल गया और एक पेन का कॉस्ट पता चल गया। तो हमें क्या रहा है इनको आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट करना है। तो इस इक्वेशन से क्या करना है आपको वैल्यू निकालना है एटलीस्ट 2, और इस इक्वेशन से भी निकालना है। चलो मैं वैल्यू निकाल देता हूं जिससे कि आपको इजी हो जाएगा ग्राफ पेपर पे ग्राफ पे ड्रॉ करना, ग्राफ बनाना, है ना। चलो तो इसको देख लेते हैं। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन को ध्यान दो और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। चलिए लिख लेते हैं। क्या था 5x प्लस 7y इक्वल्स टू क्या था 50, ये हमारा केस फर्स्ट का था। तो चलो इससे हम क्या करते हैं पहले वैल्यू निकालते हैं। तो 5x इक्वल्स टू क्या हो गया 50, इसको उस साइड लेके जाओ बच्चों तो 7y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 के साथ x क्या है मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड का रिलेशन बनेगा। तो 50 माइनस 7y अपॉन क्या हो गया 5, तो ये कंडीशंस आया। अब आप क्या करें इस तरीके से टेबल बना लें और ये टेबल में वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। चलो ये हम x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, क्या ध्यान दो, अगर y की वैल्यू हम क्या रखें तो हमारा एक मल्टीपल में वैल्यू आ जाए। वैसे आप कुछ भी रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, जो रखना है वो रखो, लेकिन वो वैल्यू रखो जो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आए, नहीं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसी वैल्यू रखना जो फ्रैक्शन में नहीं हो, इंटीजर के फॉर्म में हो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं पहले बच्चों y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो देखो इसका 0 रखोगे तो क्या होगा 7 को 0 बना देगा, तो 50 में से 0 को लेस करोगे तो 50 और 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है सर ये समझ में आता है। दूसरा देखो अगर y की वैल्यू बच्चों में 5 रखता, क्योंकि देखो इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि एक की वैल्यू 3 आया एक की 5 आया, तो 5 अगर मैं y की वैल्यू 5 रख रहा हूं तो देखो क्या है 7 5 से क्या होगा 35, तो 50 में से अगर 35 लेस होगा तो कितना बचेगा 15, और 15 को आप क्या करो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये एक पार्ट निकल के आया, ये 2 पॉइंट आ गए। आप चाहो तो और भी निकाल सकते हो, बट कम से कम 2 वैल्यू चाहिए आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसी का सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसका वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो क्या था 7x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या था 46 था, ठीक है। अब आप क्या करें इसमें भी वैसे ही फॉर्म बना ले आप, तो 7x इक्वल्स टू क्या होगा 46 माइनस 5y ले लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन में क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से भी एक टेबल बना लें, ठीक है। चलो ये हमने क्या बना लिया बच्चों टेबल बना लिया, इसमें हमने x ले लिया और इसमें हमने y रख दिया जी, ठीक है। समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा पहला वैल्यू तो आप क्या कर लो बच्चों सिंपल, y की वैल्यू आपके पास 5 है तो यहाँ पे 5 ले लो। तो जब y की वैल्यू अगर आप 5 लेते हो तो 5 5 से क्या होगा 25 हो जाएगा,
5 5 जा 25, तो 46 में से 25 को लेस करोगे तो क्या होगा, 21 आ जाएगा। और 21 आ जाएगा तो 21 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो बच्चों ये आपको सेम आ गया समझ में, ठीक है। अब आता है, अब दूसरी वैल्यू क्या रखोगे जो इसमें इंटर रिलेट कर जाए, राइट। दूसरी वैल्यू चेक करके देखो कि फ्रैक्शन में नहीं आता हो। अब जैसे अगर हमने 2 रखते हैं बच्चों तो 10 नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, और 15 इसमें से लेस करोगे 31 आएगा नहीं, 7 5 35 वाला वैल्यू अगर आ जाता है तो बात समझ में आता है। तो यहाँ पे देखो अगर 2 रख के देखो, 4 रखोगे तो ऊपर भी नहीं आएगा, 2 रखोगे तो 35 नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली नहीं आ रहा है। चलिए आपको एक वैल्यू 2 1 से भी नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, 0 से भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से नहीं आएगा, 15 आ जाएगा। चलो 3 रख के देख लेते हैं। चलो y की वैल्यू, अच्छा 3 रखें तो ये तो आ ही गया ना बच्चों। y की वैल्यू अगर हम 3 रख लेते हैं तो देखो क्या आता है, चलो देख लेते हैं। 3 रख के देखते हैं y की वैल्यू, अगर हम 3 रखेंगे तो 5 3 से कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो 15 आ गया। अब 46 में से 15 को लेस करो, तो 46 में से 15 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 31, और 31 7 के टेबल में आता ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं बच्चों, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 31/7 लिख सकते हो। आप ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेकर के करना, समझ लो, जो ये फ्रैक्शन नहीं आए, समझ गए कि नहीं, तो वो वैल्यू यहां पे रखना जो आपका एग्जैक्टली इसको फॉलो कर जाए, ठीक है। चलो वैसे वैल्यू पता चल गया कि कैसे निकालना है। तो ये आपके 2 पॉइंट इसके भी निकाल दिए, इसके भी 2 पॉइंट्स निकाल दीजिए। अब आप ग्राफ पेपर ले लेना और ग्राफ पेपर पे इस तरीके से आप ड्रॉ कर देना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। और वैल्यू आपको स्केल से मेजर करके हर एक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, और ये वैल्यू पॉइंट करने के बाद ये इक्वेशंस लिख देना है, और फिर इस वैल्यू को पुट करके ये इक्वेशंस लिख देना है। समझ आ गया अच्छे से? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersecting, parallels and coincident। तो हमें इसमें से कंपेयर करके बताना है। ये अलग अलग पार्ट्स है बच्चों, ये एक पार्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरे पार्ट है, एंड तीसरे पार्ट्स है, राइट, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है इसमें कि इंटरसेक्टिंग बताइए, कौन सा कंडीशन इंटरसेक्ट को फॉलो कर रहा है, कौन पैरेलल को कर रहा है, और कौन कोइंसिडेंट का कर रहा है। तो इस तीनों का कंडीशन बच्चों मैंने आपको बता रखा है पहले ही लेक्चर्स में, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि पहला लेक्चर आप देखो, जिससे आपको ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखो इंटरसेक्ट का कंडीशन क्या है वो देख लो। a1 बटे क्या होता है a2, डज नॉट b1 बाय क्या होता है बच्चों b2, तब क्या होता है इंटरसेक्टिंग होता है। दूसरा कंडीशन पैरेलल के लिए a1 बटे a2 बराबर क्या होता है बच्चों b1 बटे b2, और डज नॉट c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन होता है तो पैरेलल होता है। तीसरा जो कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या हो गया बच्चों c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन होता है तो कोइंसिडेंट होता है। तो ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया। तो यही कंडीशन आपको इन पार्ट्स में चेक करना है। अगर a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 आता है तो इंटरसेक्ट करेगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2 आता है तो पैरेलल होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है तो कोइंसिडेंट होगा। तीनों बात समझ में आया? आप चाहे इसको लिख लीजिए, राइट। चलो अब देखो ये वाला पार्ट पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो a1x होता है, राइट, b1y होता है, c1 होता है, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस क्या होता है b2y प्लस c2 इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो देखो a1 बटे a2 चेक कर लो, पहले a1 बटे a2 चेक कर लेते हैं।
तो कितने बच्चों 5 बटे क्या आ जाएगा 7, तो ये क्या हो गया 5/7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो कट भी नहीं रहा है। b1 बटे b2 चेक करो, तो क्या माइनस का 4, उसके बाद क्या बच्चों माइनस का 4 आ गया, और यहाँ पे देखो कितना है 6 है, इसको डिवाइड करो ये 2 और ये क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया -2/3। अब आप यहाँ पे देखिए a1 बटे a2 कितना है 5/7 है, और b1 बटे b2 क्या है -2 बटे, तो क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, पहला कंडीशन फॉलो किया ना कि a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे सॉरी हमने देयरफॉर लिखा, बिकॉज लिखना है आपको, बिकॉज ठीक है a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2, hence it is parallel। ठीक है, ये क्या होगा पैरेलल, hence it is parallel, अंडरस्टैंड या नॉट, आया समझ में, क्या होगा ये पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 को फॉलो किया है। तो ये चीजें आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, अगला पार्ट में देखो सेम वही कंडीशंस है, चेक करना है आपको वही बातें, ठीक है ना, कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, ये क्या है, तो वही कंडीशंस आपको लेना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 लेना है। तो चलो हम देख लेते हैं कंपेयर करके, a1 बटे a2 पहले हमको चाहिए, तो देखो 9 है यहाँ पे और ये 18 है, तो 9/18 लिखेंगे, तो देखो 9 2 18, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो b1 बटे b2 चेक करो, तो b1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और b2 की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू 6, तो ये क्या हो गया 1/2। तो देखो ये दोनों तो बराबर हुआ है ना, अब ये दोनों बराबर हो गया तो तीसरा कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा आपको, c1 बटे c2, देखो c1 की वैल्यू कितना है अपने पास 12 है और c2 का क्या है 24 है, तो ये पार्ट क्या होगा कट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा 1/2 आ गया जी, क्या आ गया 1/2। इट मींस a1 बटे a2 है ना, a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 तीनों क्या है बच्चों सेम है, a1 बटे a2 भी 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया और c1/c2 भी 1/2 आया। इट मींस क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट होगा, क्या होगा कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है, तो यहां पे आप लिख दीजिए बिकॉज a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 बटे c2, hence it is coincident है ना, कोइंसिडेंट का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, ग्राफ के ऊपर ही एक ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट होता है। समझ आएगा, कंडीशन अच्छे से आपको याद रखना है और फिर इस तरह के क्वेश्चन को एकदम इजी से आसान बनाना है, इजी यानी आसान बनाना है, समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो सेम पार्ट वही है, थर्ड पार्ट है, कंपेयर वही करना है, चेक वैसे ही करना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 कंपेयर कर देना, कंपेयर करके आपको बताना है। तो चलिए निकालते हैं पहले a1 बटे a2, तो 6 अपॉन में क्या होगा बच्चों 2, तो इसे इसको डिवाइड करो ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो b1 को चेक कर लेते हैं, b1 अपन b2 क्या होगा, b1 की वैल्यू क्या आपके पास -3 है और यहाँ पे क्या है -1 है, तो इसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3, यानी 3/1 लिख सकते हो। ये दो कंडीशंस तो फॉलो किया, सी वाला कंडीशन देख लेते हैं, c1 बटे c2 क्या आ गया आपके पास 10/9। तो देखो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ पे कि a1/a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल्स क्या हो रहा है c1 बटे c2, तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं ये क्या होगा, पैरेलल वाला कंडीशन होगा। तो बिकॉज आप लिख दीजिए a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट c1/c2 हो जाएगा,
हैंस आप क्या लिख सकते हैं, हैंस इट इज अ पैरेलल। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा, इट इज अ पैरेलल, राइट। पैरेलल का एक कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2, तो पैरेलल का कंडीशन होता है। तो आई होप ये तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग का कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया, पैरेलल का कंडीशंस हो गया, और कोइंसिडेंट का कंडीशन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations consistent or inconsistent, which of the following pair of linear equation are consistent या inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में घुमा के कितनी बातें पूछा, कह रहे आपको कुछ पार्ट्स दिए हैं, उस पार्ट में आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो कंसिस्टेंस है तो उनको ग्राफिकल से आपको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि कंसिस्टेंस क्या होता है और इनकंसिस्टेंस क्या होता है। ये भी बच्चों मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल्स कवर किया था। चलिए यहां पे भी मैं आपको समझाता हूं कि कंसिस्टेंस क्या होता है और इनकंसिस्टेंस क्या होता है। ये दोनों पार्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से इजी वे में आप इस क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। तो चलिए पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो कंसिस्टेंस TENT है ना, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो देखो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, अगर एक वर्ड में बताऊं तो जिसका जीरोज होगा उसको हम लोग कंसिस्टेंस बोलते हैं, और जिसका जीरोज नहीं होता है उसको हम इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए a1 x प्लस क्या होता है बच्चों, b1 y प्लस c1 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है ना बच्चों, ये दो पार्ट में बंट जाता है। क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो पार्ट में बंटता है। एक कंसिस्टेंस में बंटता है, क्या होता है, कंसिस्टेंस में होता है, और दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंस होता है, इनकंसिस्टेंस होता है। अब देखो इनकंसिस्टेंस में दो कंडीशंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इनकंसिस्टेंस में दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 डज नॉट b1 by b2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। याद होगा आपको, वन सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये कंडीशन होता है। और दूसरा कंडीशन याद रखना है, a1 बटे a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 बटे c2। ये जो होता है बच्चों मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस, या फिर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपको याद करना है। और इसमें क्या बोलते हैं, पैरेलल, ये क्या होता है, कोइंसिडेंट करता है, कोइंसिडेंट। ये कंडीशंस आपको याद रखना है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस, ये दोनों कंडीशन जो है कंसिस्टेंस करता है। यानी सिंपल मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंस का मतलब होता है जिसका जीरोज होगा उसको हम लोग कंसिस्टेंस बोलते हैं, और जिसका जीरोज नहीं होगा उसे इनकंसिस्टेंस बोल देंगे। तो ये दो बात आपको याद रखनी है, ये दो कीवर्ड आपको याद रखना है। अगर जीरोज हो रहा है तो कंसिस्टेंस होगा, और अगर जीरो नहीं हो रहा है तो इनकंसिस्टेंस होगा। अंडरस्टैंड, गुड। चलिए इसका ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। और तीसरा कंडीशन तो आपको पता ही, इसका कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होगा, क्या
A1 बटे A2 होगा बच्चों, राइट, B1 बटे B2 होगा, और तीसरा डज नॉट होगा। यानी पैरेलल वाला केसेस होता है ना बच्चों, पैरेलल की जो केसेस होगी वो यहीं पे आएगा, PARALLEL है ना, पैरेलल वाले केसेस होता है। पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशंस होता है। क्यों होता है बच्चों, नो सॉल्यूशन होता है इसीलिए क्योंकि इसकी जो ग्राफ है ना पैरेलल ही जाता है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करता। और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा बच्चों तो जीरोस कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। ये फील आया ना, रेल की पटरी तो फील आती होगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, एकदम पैरेलल ही जाता है। पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम आ रहा है, क्लियर। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या हो रहा है, इक्वल पे जा रहा है, तो ये पैरेलल जा रहा है, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करता, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो जीरो नहीं निकलेगा। तो ये कंडीशंस है किसका, कंसिस्टेंस का और इनकंसिस्टेंस का। इसके बेसिस पे आपको बच्चों एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं आपको, यहाँ पे कंसिस्टेंट समझ में आ गया और इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इसको पहले चेक करो ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, सॉल्व करेंगे, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो चेक कर लो। वही कंडीशन चेक करने का है, A1 बटे A2। तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 बटे 2 आ गया जी, ठीक है। ये चेक करो, B1 बटे B2 चेक करो, तो B1 बटे B2 अगर आप चेक करते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, 1/2 आ रहा है जी, ठीक है। अच्छा C1, अब ये दोनों सेम आ गया तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों आपके पास 5/10 आ रहे, तो सॉल्व कीजिए, तो 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2 आ गया। इट मींस यहाँ पे कंडीशंस क्या हो रहा है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 एंड C1 बटे C2 तीनों सेम आ रहा है। तीनों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों सेम आ रहा है। तो जब बच्चों तीनों सेम होता है तब हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस बोलते हैं। अभी मैंने बताया था कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है या मेनी सॉल्यूशंस कह सकते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। तो आप लिखेंगे क्या, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर क्या हो गया C1 बटे C2। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंस हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंस होता है, अगर कंसिस्टेंस होता है तो इनको ऑब्टेन कीजिए ग्राफिकली से। तो ग्राफिकल से सॉल्व करना है तो आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, पहले आपको दो वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, है ना, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 5 दे रखा है, तो x इक्वल्स टू हम क्या कर ले, 5 माइनस वाई ले लेते हैं और इनकी वैल्यूज मैं आपको बना देता हूं जिससे कि आप आसानी से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लोगे। ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो y की वैल्यू पुट करो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखो y की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो x कितना निकल के आ गया, 5 आ गया। y की वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो x की कितनी वैल्यू आ गया, 3 आ गया। तो समझ में आ गया, ये आसानी से हो गया। ये आपका केस फर्स्ट का हो जाएगा, केस फर्स्ट का। इस तरीके से आप x एक्सिस और y एक्सिस बना लेना और ये ग्राफ पे वैल्यू पुट करके और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना। चलिए दूसरा इक्वेशन, दूसरा केस में आपको मैं बना के दिखाता हूं। दूसरा केस देखो बच्चों, आपके पास 2x है, 2y है और ये 10 है। तो इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लग रहा है, सब में देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर के आप हटा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी आप चाहो तो डिवाइड कर दो 2 से सभी में, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल क्या हो गया 5। अब देखो x प्लस वाई इक्वल 5, सेम ये इक्वेशन आ गया क्योंकि कोइंसिडेंट कर रहा है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ये पार्ट आएगा। तो आप इनका भी आप चाहो तो वही वाला सेम पार्ट बना सकते हो। y माइनस क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या होगा y। अब आप यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए और सेम वैल्यू मेंशन कर दीजिए, ये x हो जाएगा, ये y के 0 करोगे तो 5 और इसका 2 करोगे तो इसका 3 आ जाएगा। सेम वही वैल्यूज आ गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर में x एक्सिस y एक्सिस बनाना है और स्केल से मेजरमेंट करना है। सेम सभी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए और वैल्यू को पुट करके ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देना। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है, यहाँ पे देखो सेम वही चीज यहाँ पे कह रहा है।
पहले आप चेक कीजिए, क्योंकि कंडीशन वही है जो इससे पहले था, मैंने जो आपको डिस्कस करके सभी समझाया। तो चेक कर लीजिए पहले। तो a1 बटे a2 चेक करना है, तो क्या हो जाएगा 1/3 आ गया, ठीक है सर। b1 बटे b2 चेक करो, तो क्या होगा -1 में -3, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब आप क्या करो c1 बटे c2 चेक करो, तो क्या आ रहा है -8 में क्या हो रहा है बच्चों 16 आ रहा है, -8 में क्या आ रहा है 16। अच्छा नहीं बच्चों, इसको उस साइड लेकर के जाओगे ना, तो देखो ना इधर लेके जाओगे तो 0 आ जाएगा ना, और ये तो ऑलरेडी इस साइड है ही, तो आप इसको प्लस बना सकते हो, ठीक है। तो 8 में क्या आ जाएगा 2 आया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि a1 बटे a2 क्या आया 1/3 आया, b1 बटे b2 क्या आया 1/3 आया, और c1 बटे c2 क्या आया 1/2 आया, है ना, क्या आया 1/2 आया। तो क्या हुआ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2 हुआ। तो ये तो कंसिस्टेंस नहीं हुआ ना, ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसका कंडीशन मैंने अभी आपको समझाया है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2, और ये कंडीशंस क्या कहलाता है बच्चों इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यानी नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों नो सॉल्यूशंस, ये याद रख लेना, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशंस। तो आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपके सामने, ये रहा बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो चेक कर लीजिए वही कंडीशंस, a1 बटे a2 क्या आएगा 2/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो 2 आ जाएगा, यानी ये 1/2 आ गया। b1 बटे b2 चेक कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू बच्चों 1 है और इसकी वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -2, ठीक। अब आप देखिए ये भी आपका कंडीशन c1 बटे c2, अच्छा ये दोनों पहले ही तो बराबर नहीं हुआ ना बच्चों, 1/2 आ गए माइनस आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो तीसरे करने की कोई जरूरत है नहीं। तो a1 बटे a2 आ गया आपके पास, ठीक है। b1 बटे b2 आ गया, तो a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 होता है, तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग होता है, और इंटरसेक्टिंग का क्या होता है वन सॉल्यूशन होता है, ये पता है आपको। तो ये क्या होगा कंसिस्टेंस होगा। तो चलिए हम इसको लिखेंगे a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2, और अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस यानी वन सॉल्यूशन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन होता है, या फिर आप यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, है ना, UNIQUE होता है यूनिक सॉल्यूशंस, यानी एक सॉल्यूशन। अब देखो अगर ये कंसिस्टेंस है तो आपको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड भी रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, चलिए कोई बात नहीं करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों वो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू क्या है 0। तो सबको उस पार्ट लेते हैं, y को इस साइड रख लेते हैं, तो y बराबर क्या होगा 6 माइनस का 2x, ठीक है। अब आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए और इस टेबल पे वैल्यू को मेंशन कर लीजिए, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर बच्चों मैं 0 रखता हूं तो ये 0 बना देगा, तो 6 में से 0 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 6 आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूं तो क्या हो जाएगा 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आ गए, इसको आपको ग्राफ पे बना लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू क्या है 0। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि सब में 2 कॉमन है, तो आप 2 से चाहे तो डिवाइड कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y और माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0 आ गया। अब सब पार्ट को उस साइड लेके चले जाओ, तो क्या लेके जाओगे माइनस का y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस
प्लस हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा 2x - 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे भी टेबल बना लें कुछ इस तरीके से, सेम वही पैटर्न है, ये x और ये y रख लीजिए आप, ठीक है। x की वैल्यू लेट करते जाइए, आपके वैल्यू आता जाएगा। x की बच्चों अगर मैं 0 लेट करता हूं तो y की वैल्यू क्या होगा -2, और जब x की 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 -2 ये आ जाएगा 0। तो ये इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल दिया, इनके भी दो कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो अब आपका क्या काम बच जाता है कि ग्राफ पेपर लीजिए और ग्राफ पेपर पे आप अच्छे से पेंसिल से और पेंसिल एंड स्केल दोनों लीजिए और अच्छे से इस तरीके से ड्रॉ कीजिए वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और उस पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए इस तरीके से वैल्यू, राइट। ये तो इनफाइनाइट तक जाता है, बट आपके जितना यूज का है उतना वैल्यू लेना, उसे 1-2 वैल्यू ज्यादा ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से रिप्रेजेंट करके ग्राफ पे शो करके, ग्राफ कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा या फिर इस तरीके से ग्राफ बनेगा, जैसे भी बनेगा इस कोऑर्डिनेट को लेकर के आपको बनाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये मैं आपको बोल दिया, अगर आपको ग्राफ खींचने में या ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं अलग से ग्राफ का सेपरेट लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें ग्राफ से रिलेटेड सारे बातें डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है ना? अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, चलो अगला पार्ट देखते हैं कि अगला पार्ट है या नहीं। अच्छा, तो फोर्थ पार्ट भी है बच्चों इसका, तो फोर्थ पार्ट पहले चेक कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1 में वही सेम कंडीशन है, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस का है, तो ज्यादा डिस्कस करने से नहीं, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि है या नहीं। चलो, तो A1/A2 क्या आ रहा है बच्चों 2/4 यानी 1/2, ये रिजल्ट क्या आया 1/2 आ गया। B1/B2 चेक कीजिए तो -4 और सॉरी -2 और -4, तो माइनस प्लस ये कट जाएगा तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या है -2 बट्टे क्या हो गया बच्चों -5, तो माइनस तो प्लस हो गया। तो अब क्या देखा हमने A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट C1/C2 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकंसिस्टेंस हुआ, है ना? तो चलिए यहां पे लिख दीजिए आप A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 हुआ। A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 हुआ, तो हम इसको क्या बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोल देंगे इनकंसिस्टेंस, और इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों नो सॉल्यूशन। क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंस है, इसीलिए क्या है इनकंसिस्टेंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आ रहा होगा समझ में, है ना? चलिए आगे देख लेते हैं अगला पार्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meters more than its width 36 centimeters. Find the dimensions of the garden graphically. अच्छा, यहां पे भी बच्चों वही ग्राफ वाला पार्ट आ जा रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ का आपको मैं सेपरेट लेक्चर दूंगा, अगर आपके डिमांडिंग होगा तो मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले गार्डन ले लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है तो पता है जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हमारा लेंथ होता है, जो छोटा होता है वो ब्रेथ होता है, ठीक है? तो कह रहे हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर्स। तो देखो पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर्स पेरीमीटर, राइट, PERIMETER है ना। पेरीमीटर्स क्या होगा बच्चों हाफ ऑफ, हाफ ऑफ कह रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B है। हाफ कह रहे तो मैंने हाफ लिया, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो पेरीमीटर कितना दे रखा है 36 दे रखा है, तो 36 इक्वल्स टू क्या हो गया L + B आ गया, ठीक है। पहला कंडीशन तो आपको समझ आ गया, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन कह लीजिए आप। दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि whose length is 4 more than its width, मतलब जो इनकी चौड़ाई है ना
उससे लेंथ 4 अधिक है। समझ रहे बात को? तो लेंथ को तो हमने l लिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, b प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो b को इस साइड लेकर के आ जाओ, तो l माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 4, और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि डायमेंशन बताइए। डायमेंशन मतलब क्या हो गया बच्चों, इनका लेंथ एंड ब्रेथ। डायमेंशन मतलब विमाएं होती है, तो विमा दो ही है, लेंथ और ब्रेथ है। तो हमको पहले लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ब्रेथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। L प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 36, L माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 4। तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गए। तो सॉल्व करो तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो 20 आ गया। तो L की वैल्यू कितनी आ गया 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, B निकालना है। तो B अब यहाँ सॉरी L निकल गया, B आपको निकालना है। L निकल गया ना, तो B निकालो। तो B निकालने के बाद क्या करो, इसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो आपको क्या करना है बच्चों, B इक्वल्स टू 36 माइनस क्या कीजिए 20, तो क्या निकल के आ जाएगा 16। तो B की वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो आपको इनका विमाएं निकल के आ गया, डायमेंशंस निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या है, आप इनको ग्राफिकल भी सॉल्व कीजिए। तो ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए इस दो इक्वेशन से आपको अलग अलग दो दो वैल्यूज निकालने होते हैं और फिर उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो चलो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। देखो, अगर इस इक्वेशन की मैं बात कर लूं, इसका मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे निकालना है। वैल्यू मैं निकाल देता हूं ग्राफ पेपर पे, आप ग्राफ पे पुट कर लेना। इसको L और इसको B बोल देते हैं बच्चों। तो देखो B की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो L की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और जब B की वैल्यू आप 1 रखोगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा 5। तो ये आपका इस इक्वेशन की वैल्यू निकल के आ गया। इसको ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट कर लेना। चलिए दूसरा का मैं वैल्यू निकाल देता हूं, जिससे कि आपको इजी निकल के आ जाएगा और अच्छे से आप पुट कर पाओगे। L और B आ गया, ठीक है। अब देखो L की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या रखते हो, अगर L की वैल्यू मान लो हम 0 रख रहे हैं, 0 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा वैल्यू रखो जिससे कि छोटा हो जाएगा, है ना। चलो L की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं बच्चों, 10 ले लेते हैं। तो जब L की वैल्यू 10 लेंगे तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। आप चाहो तो और बड़ा वैल्यू ले लेना। अगर मान लो इसकी वैल्यू मैं 15 ले लेता हूं, L की वैल्यू 15 लेता हूं, तो इधर लेकर के माइनस करो तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। अच्छा, दोनों को करोगे तो 36, 15 लेंगे तो 15 इसमें से लेस करो तो कितना निकल के आ जाएगा, 36 में से 15 लेस कीजिए। अच्छा बच्चों, हमने क्या लिया था, पहले 16 लिया था, तो अगर 10 लेंगे तो ये तो 26 ही हो रहा है ना, 26 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 होगा। अगर L हम 10 ले रहे हैं तो 10 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा ना, तो 26, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 15 लेस कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 1 और ये 2, 21 आ जाएगा। अगर मैं L की वैल्यू 15 ले रहा हूं तो इसमें से लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। आप चाहे तो और इस वैल्यू को बड़ा कर देना तो ये वैल्यू छोटा आ जाएगा। समझ रहे हो, जितनी वैल्यू बड़ा करोगे आपको वो वैल्यू उतना छोटा निकल के आ जाएगा, है ना। आप इसका वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहा है तो समझ में आता है। आपको समझ आ गया, ग्राफ पे बना लेंगे आपको। आंसर वैसे बच्चों आपका क्या आ रहा है, आंसर तो ये 20 आ रहा है और ये 16 आ रहा है। समझ आ गया। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, given the linear equations 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair of such form। अच्छा देखो, क्वेश्चन में क्या है कि एक इक्वेशन तो आपको दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन आपको देना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, इस कंडीशन को फॉलो करे और इस कंडीशन को फॉलो करे। तीनों का अलग अलग पार्ट है, तो तीनों का कंडीशन आपको पता है। इंटरसेक्टिंग का कंडीशंस क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 होना चाहिए, डज नॉट b1 बटे b2 होना चाहिए, ठीक है। और पैरेलल लाइन का कंडीशंस आपको पता है, a1 बटे a2 होना चाहिए, b1 बटे b2 होना चाहिए और c1 बटे c2 डज नॉट होना चाहिए, ठीक है। और इंसिडेंट का आपको कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
बराबर क्या है C1 बटे C2 होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस है तब ये कोइंसिडेंस हो। तो हमें कह रहे हैं एक इक्वेशन तो यही लो और एक दूसरा इक्वेशन आप खुद से सोचो और फिर लिखो। तो चलो पहला कंडीशन ले लेते हैं बच्चों। पहला इक्वेशन तो आपको पता ही क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू क्या होगा 0। एक तो है। अब एक ऐसा कंडीशन लेना है जो इसको फॉलो करे। तो a1 आपको पता है, b1 पता है, c1 पता है, तो a2 लेना है। तो आपको क्या करना है सिंपल कुछ नहीं, इसको 3x ले लो और इसको 2y ले लो और यहाँ पे आप 5 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों इक्वल नहीं हुआ ना, मतलब देख लो ना, चेक करो। a1 बटे a2 क्या होगा डज नॉट क्या होगा बच्चों b1 बटे क्या होगा b2 हुआ। a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं की, कंडीशन किया फॉलो, सो अब ये इक्वेशन क्या होगा सही हो सकता है। आप ये एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हो, समझ रहे हो। मैंने ये एग्जांपल लिया इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, आप दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं। हो सकता है कि आपके स्कूल्स में या आप कहीं ट्यूशन जा रहे हो या कहीं पढ़ रहे होंगे बच्चों, तो वहां पे कुछ और वैल्यू ले ले, आपको घबराना नहीं है क्योंकि हमें इस कंडीशन को सर्टिफाई करना है। तो यहां पे ये वैल्यू कुछ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी वैल्यू हो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, दैट्स इट। इस कंडीशन को फॉलो किया इट मींस करेक्ट। अंडरस्टैंड या नॉट? आया समझ में? गुड। चलो अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट में एक इक्वेशन तो यही लेना है 2x प्लस क्या लेंगे 3y माइनस 8 इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। अब हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है कि a1 बटे a2 होना चाहिए, b1 बटे b2 होना चाहिए, c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो आप चाहो तो इसको डबल कर दो, 4x ले लो, 6y ले लो और यहाँ पे आप 2 ले लो। तो देखो a1 बटे a2 1/2 आ रहा है, b1 बटे b2 1/2 आ रहा है और c1 बटे c2 बराबर नहीं है। इट मींस इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पैरेलल को फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2 हो गया। तो इस कंडीशन को फॉलो किया। यहां पे भी बच्चों वही कंडीशन लगेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों क्या कि ये एग्जाम, ये जो मैंने अलग से सोच के लिखा है ना, ये आप अलग भी लिख सकते हैं या आपके स्कूल में अलग भी लिखा सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन कंडीशन यही फॉलो करना चाहिए, कंडीशन यही होना चाहिए, तब जाकर के करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखो एक इक्वेशन तो यही लेना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल से 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, a1 बटे a2 भी होना चाहिए, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज दे रखा है एज इट इज इसको ट्वाइस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आप 4x ले लो, 6y ले लो और माइनस 16 ले लो, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कंडीशंस आ जाएगा। चलिए देखिए 1/2 1/2 1/2 आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या हो गया c1 बटे c2 आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और जब इस कंडीशन को फॉलो करता है इसी को तो कोइंसिडेंस बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पे तीनों पार्ट्स आपको लिख दिए हैं, समझ आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। लेक्चर थोड़ा सा बच्चों बड़ा हो रहा है बिकॉज मेरा ये मोटो रहा है कि मैं एक ही लेक्चर में आपको एक एक्सरसाइज करवाऊं, जिससे कि आप अच्छे से एक चैप्टर एक दिन में आप अच्छे से कवर कर सकते, सॉरी एक एक्सरसाइज बच्चों। तो 1 एक्सरसाइज का ये टारगेट है कि 1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया जाए, इसीलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, जिससे कि आपको रिवीजन टाइम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा, है ना। चलिए तो इसीलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। क्लियर हुआ? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके अच्छा अब देखो बच्चों कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा एक इक्वेशन आपको दे रखा है, ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है आपको, ये डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा देखो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म दिस लाइन ऑफ द एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल का फॉर्म होगा, उसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अच्छा
और जो वो ट्रायंगुलर रीजन आ रहा है ना, उनको आपको शेड करना है। क्या करना है? शेड करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है, तो इस इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो आपका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप क्या करें, सबको सर लेकर के चला जाओ बच्चों। तो ये हो जाएगा प्लस का y और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफिक रिप्रेजेंट करना है तो दो वैल्यू तो चाहिए ना, तो हमने x ले लिया और ये y ले लिया। अगर y की वैल्यू हम 0 ले रहे तो x की वैल्यू माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, और जब हम y की वैल्यू बच्चों 0 ले रहे हैं तो ये माइनस 1 आ गया, और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशंस बन गया। अब आप इसका देखो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू क्या है? 0। तो अब आप क्या करो, इनको इन सभी पार्ट को उस साइड लेकर के जो x को y को इस साइड रहने दो। ठीक है ना, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 12x माइनस क्या हो जाएगा? 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12x माइनस 3x अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब आप ये कंडीशंस बना लीजिए। ये हमने कंडीशन ले लिया, ये x ले लिया और ये y ले लिया। ठीक है, अब देखो हम अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं बच्चों, x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो क्या आएगा? ये 0 बन जाएगा। तो 12 में से 0 करेगा तो 12 आएगा, और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो इसका वैल्यू मैंने 2 ले लिया, y का सॉरी x का लिया 2। आप किसी का भी ले सकते हो, कोई ये नहीं कि हमने x को लिया तो आप भी x का लो। अगर आप इनका उल्टा भी करना चाहते हैं फिर भी वही आएगा रिजल्ट। तो हमने लिया 2, तो 3 2 जा 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 3 आएगा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया, इस इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट आ गया, और इस कोऑर्डिनेट का भी इस इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट्स आ गया। ठीक है, तो चलिए एक रफली डायग्राम में बनाता हूं, आप बच्चों ग्राफ पेपर ही प्रैक्टिस करना है ना। मैं एक रफली आपको बना करके समझाता हूं जिससे कि आप समझ पाए अच्छे से। आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो पहले इस इक्वेशन को पुट करते हैं। देखो y की वैल्यू 0 है, चलो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। y का वैल्यू 6 तक है तो थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7, आगे भी जा सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो अभी मैं रैंडमली ले लिया, देख सकते हैं इस दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, इस दोनों के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है। बट जब आप स्केल से इक्वल डिस्टेंस लेंगे ना तो वहां पे वैल्यू भी एक्यूरेट आएगा और ग्राफ भी एक्यूरेट मैच करेगा। समझ रहे बात को या नहीं? अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए अब देखिए y की वैल्यू 0 किस पे होगा बच्चों? ऑब्वियसली यहीं पे होगा। तो y की वैल्यू 0 है तो x की -1, तो यहाँ देखो -1 है, ये -2 है, -3 -4 हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 इंफिनिट तक जाएगा। 1 2 3 4 5 जितना ले जाना है ले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 0 होता है, x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू 0, ये एक पॉइंट बन गया आपका। ठीक है, चलो मैं कलर चेंज करता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। तो देखो ये एक पॉइंट निकल के आ गया आपका एक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 1 और x की 0 है, तो y की 1 x की 0, ये वाला पॉइंट्स निकल के आ गया। ठीक है, इस पे क्या है हमारा x 0 होगा। तो अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा? कुछ इस तरीके से ग्राफ इनको ड्रॉ कर लेना। ये आपका क्या होगा? ग्राफ हो जाएगा। आप स्केल से बच्चों अच्छे से ड्रॉ करना। तो ये कोऑर्डिनेट पता चल गया। देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आया? x की वैल्यू क्या है? 0 है, y की 1 है, और ये वैल्यू क्या है? x की -1 है और ये 0 है। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये जो ग्राफ है बच्चों ये किसका बना हमारा? x -y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 0 का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो x पे 0 जाना है और y पे 6 जाना है। तो x का 0 तो बच्चों इसी पे होगा और y का क्या जाना है? 6 जाना है। तो देखो एक पॉइंट यहां आ गया, y का 6 x का 0 यही का। ठीक है, अब आपको क्या करना है?
x पे 2 जाना है और y पे 3 जाना है। तो x पे 2 आओ बच्चों, तो 2 देखो हमने यहां आ गया, ठीक है। और y पे 3 जाना है, तो y पे 3 ये हो गया। तो देखो अब यहां से इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करोगे, ये इस तरीके से जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहां पे ये इंटरसेक्ट किया, तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएगा, मतलब ये एक कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का कोऑर्डिनेट्स तो ये निकल के आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स, ये क्या बन गया आपका, एक रीजन बन गया। चलो मैं ये कलर ले लेता हूं। अब इसे हमें क्या करें, इसको शेडेड पार्ट कह रहा है, इस पार्ट को आपको शेडेड कर देना है, समझ रहे बात को। ये पार्ट को क्या करना है आपको, शेडेड। और यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो आप समझ लेना ये 2 3 पे ही इंटरसेक्टिंग है। इसको आप चाहो तो देख लो, है ना। वैल्यू मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे हो सकता है आगे पीछे हो जाए, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। चलो यहाँ पे वैल्यू एक मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 2 रखेंगे, देखो 2 रख लिया हमने x की वैल्यू, तो इधर लेके आओगे तो 3 आ जाएगा ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 और 3 है, इसलिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट में क्या लिख दिया, 2 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख दिया। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इनका कोऑर्डिनेट भी निकालिए, तो आपको समझ आ गया। कह रहे हैं शेडेड रीजन भी, तो शेडेड रीजन भी मैंने बता दिया। और एक्स एक्सिस का, तो कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये भी तो ट्रायंगल है, लेकिन बच्चों ये वाई एक्सिस का ट्रायंगल्स है। हमें क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस का ट्रायंगल बनाने के लिए एक्स एक्सिस का, समझिए यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना एक्स एक्सिस की तरफ शेडेड करना है, तो इसलिए हमने इसको शेडेड किया, समझ आया, ठीक है। अब इनका कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस अगर आप लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट तो बच्चों यहां पे देख पा रहे हैं -1 और 0 हो जाएगा, और एक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मान के चलो अभी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो हमें 5 पे आ गया, क्योंकि हमने एक्यूरेट वैल्यू तो लिया नहीं ना, कोई बड़ा कोई छोटा लिया, तो हो सकता है आपकी वैल्यू वेरी भी कर जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, x का 5 और y का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 5 0 ले लो, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारा 5 0 कर दो, या हो सकता है बच्चों आपका 4 भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो लिया है थोड़ा एक रैंडमली लिया है, हो सकता है आपका 4 पे आ जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना, 4 भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है, तो आप देख लेना, चेक कर लेना, तो समझ आ गया। तो आपने वर्टिसेस भी लिखना समझ में आ गया, ग्राफ पे भी किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंट कर लेंगे, और ये टोटली इवन क्वेश्चन समझ आ गया आपको अच्छे से। चलिए तो बढ़े, आप इनको नोट कर ले, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका एक्सरसाइज होता है 3.2 कंप्लीट्स होता है। तो ये वीडियोस आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझें, जिसे कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप आंसर्स दे पाओगे, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।